हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ CDP वी डिस्कस अबाउट सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, दंडकर्ता, और इस क्रम में हमने कई प्रकार के धारणाओं का चर्चा किया है। अब आज हम आगे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को किसी ऐसे अधिगम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्रत्युत्तर और पुनर्बलन के बीच सहयोग पर आधारित हो। क्रिया प्रसूत शब्द इस आशय से प्रयुक्त किया जाता है कि एक मनुष्य का व्यवहार सदैव वातावरण को नियंत्रित करता है और पुनर्बलन के रूप में निश्चित दशाओं को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से क्रिया प्रसूत एक निकाला गया उत्तर है जिसे किसी ज्ञात और निरीक्षण योग्य विशेष उद्दीपन के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। जब कभी मनुष्य एक उत्तर निकालता है तो यह उसके स्वैच्छिक व्यवहार का अंश बन जाता है और ऐसे निकाले गए उत्तर का परिणाम पुनर्बलन में होता है। उदाहरण स्वरूप, पुरस्कार या दुख से उपेक्षा। पुरस्कार सकारात्मक पुनर्बलन को दर्शा रहा है और अनिच्छित उद्दीपन नकारात्मक पुनर्बलन को स्पष्ट करता है। इन दोनों ही मामलों में उत्तर पुनर्बलन है और पसंद की भविष्य में पुनरावृत्ति बढ़ जाती है। जब प्रत्युत्तरों की कई बार पुनरावृत्ति और समस्त अवसरों पर पुनर्बलन द्वारा अनुसरण होता है तो प्रत्युत्तर और पुनर्बलन के बीच सहयोग दृढ़ता प्राप्त करता है। यह सहयोग व्यवहार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार से इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम समझ सकते हैं कि निकाला गया उत्तर ये छात्र को दिया गया गृह कार्य है, सहयोग में दृढ़ता व्यवहार में परिवर्तन है और पुनर्बलन शिक्षक द्वारा की गई प्रशंसा है। तो छात्र द्वारा किया गया गृह कार्य जो है वो निकाला गया उत्तर है, व्यवहार में परिवर्तन सहयोग में दृढ़ता है और शिक्षक द्वारा प्रशंसा करना पुनर्बलन को प्रदर्शित करता है। व्यवहार नियंत्रण के साधन के रूप में स्किनर ने व्यवहार की तकनीक विकसित की है और उन्होंने कहा है कि हम सभी हमारे आसपास की भौतिक वस्तुओं के साथ साथ दूसरे लोगों के द्वारा भी नियंत्रित होते हैं। नियंत्रण की आधारभूत यांत्रिकी पुनर्बलन है और हम वस्तुओं का अधिगम या तो पुरस्कार या दर्द की उपेक्षा की अनुमति से सीखते हैं। पुनर्बलन हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। इस प्रकार से हम एक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी। पुनर्बलन और निकाले गए उत्तर क्रिया प्रसूत अनुबंध प्रयोग को समझने के लिए प्रमुख शब्द होता है। पुनर्बलन क्रिया प्रसूत अनुबंध में कोई उद्दीपक है जो निकाले गए उत्तर का अनुसरण करता है और इस तरह से इसे दृढ़ता प्रदान करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंध के प्रयोगशाला अध्ययन में वस्तुएं इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित होती हैं कि विषय के निकाले गए प्रत्युत्तर वास्तव में पुनर्बलन को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन विषय द्वारा निकाले गए प्रत्युत्तर पर निर्भर करता है और B.F. स्किनर द्वारा किए गए प्रयोगों की सहायता से हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग B.F. स्किनर ने किया है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि CTET, UP TET, UP एडेड टीचर सिलेक्शन एग्ज़ाम में आएगा। स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बक्से में रखा है जिसे स्किनर स्वयं के द्वारा अपने इस बॉक्स का नाम रखा है स्किनर ने, स्किनर बॉक्स। और बॉक्स में एक सामान्य लीवर लगाया था जिसे जब चूहे द्वारा दबाया जाता है तो प्याली से भोजन गिर जाता है। जब भूखे चूहे को बक्सों में रखा गया तो उसने बक्से की खोजबीन शुरू की और अचानक लीवर दब गया। ऐसा उसके ध्यान करने से 3-4 बार पहले हो गया कि लीवर के दबने से भोजन गिर चुका है। व्यवस्थित प्रयत्नों पर चूहे की गतिविधियां लीवर को दबाना सीख लिया है। जब कभी वह भूखा अनुभव करता है तो इस प्रकार से इस प्रयोग में लीवर के आसपास तक केंद्रित हो गई और अंततोगत्वा चूहे ने लीवर को दबाने का उत्तर
विशेषीकृत उद्दीपक के साथ जुड़ा नहीं है। और यहाँ पुनर्बलन में जैसे भोजन प्याली का पर्दाय निकाले गए प्रत्युत्तर पर आधारित था और चूहे का लीवर को दबा लेना, और स्किनर के अनुसार अधिगम की दृढ़ता को समय की प्रति इकाई पर चूहे द्वारा लीवर को दबाने की संख्या के द्वारा मापा जा सकता है। इसे प्रत्युत्तर की दर भी कह सकते हैं। इस प्रकार से जब प्रत्युत्तर का पुनर्बलन द्वारा अनुसरण किया जाता है तो प्रत्युत्तर और पुनर्बलन के बीच एक नया सहयोग विकसित होता है जो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है। तो लीवर का दबाना प्रत्युत्तर है, व्यवहार में परिवर्तन नया सहयोग है, और भोजन प्याली पुनर्बलन का कार्य करता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। सक्रिय अनुबंधन की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है ऑपरेंट रिस्पांस, सक्रिय उत्तर। इसमें निकला हुआ उत्तर सक्रिय प्रत्युत्तर होता है। ऐसा उत्तर किसी विशेष उद्दीपक की उपस्थिति में ही आएगा। नाउ द सेकंड पॉइंट, प्रेजेंटेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। भोजन प्याली का प्रस्तुतिकरण पुनर्बलन के रूप में कार्य करता है, और स्किनर के अनुसार ये पुनर्बलन ही है जो अनुबंध की ओर ले जाता है। यदि लीवर के दबने का अनुसरण भोजन प्याली के प्रस्तुतिकरण द्वारा न हो तो अनुबंध नहीं होगा। इस तरह से पुनर्बलन को प्रत्युत्तर का अनुसरण करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रेपिटिशन ऑफ 2 R's। ये 2 R's होते हैं, रिस्पांस एंड रीइंफोर्समेंट। 2 R प्रत्युत्तर और पुनर्बलन की अनुबंध स्थापित करने के लिए बहुत बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, और 2 R के बीच समय अंतराल होता है। टाइम गैप बिटवीन 2 R's। प्रत्युत्तर और पुनर्बलन के बीच समयांतराल निम्नतम होना चाहिए, और स्किनर महोदय ने पाया है कि प्रत्युत्तर और पुनर्बलन के बीच जैसे जैसे समयांतराल बढ़ता है अनुबंध में देरी होती है। नाउ द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटिंक्शन। अनुबंध के बाद यदि लीवर को दबाने का अनुसरण भोजन प्याली के प्रस्तुतिकरण द्वारा नहीं होता है तो चूहा लीवर को दबाना बंद कर सकता है। स्किनर ने इस प्रक्रिया को बहिर्गमन नाम दिया है। बहिर्गमन को अनुबंध उत्तर के अस्थायी रूप से भूल जाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। बहिर्गमन के पश्चात स्किनर चूहे को स्किनर बॉक्स से बाहर लाया और कुछ दिनों के अंतराल के बाद उसने चूहे को दोबारा समान प्रायोगिक दिशाओं में रखा। उसके लिए आश्चर्यजनक ये था कि स्किनर ने पाया है कि गलत प्रत्युत्तरों की स्वयं आपूर्ति हुई, जैसे कि चूहे ने दोबारा लीवर को दबाने की निकल करना प्रारंभ कर दिया। अब चूहे को पता लग गया है कि लीवर को दबाने पर भोजन गिरेगा। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, रिस्पांस जनरलाइजेशन। इस प्रकार से इस प्रयोग में स्किनर ने पाया है कि चूहा केवल लीवर को दबाने के उत्तर विशेष के लिए अनुबंध होता है, तो इसी के समान अन्य वस्तुओं को दबाने के लिए भी वह प्रत्युत्तर की नकल जरूर करेगा। नाउ द एट्थ कैरेक्टरिस्टिक, रिस्पांस डिफरेंशिएशन। अगर चूहे को लीवर को दबाने के प्रत्युत्तर के बाद भोजन की प्याली दी जाती है और इसी तरह की समान दूसरी वस्तुओं को दबाने के बाद प्याली नहीं दी जाती है तो चूहे के प्रत्युत्तरों में विभिन्नता विकसित हो सकती है। नाउ द नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक, एज एंड इंटेलिजेंस। वयस्कों की तुलना में युवा बच्चों के मामले में सक्रिय प्रसूत व्यवहार सरलता से होता है। इसी प्रकार कम बुद्धिमान बालक बुद्धिमान बालकों की तुलना में सरलता से अनुबंधित होते हैं। नाउ द 10th पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, शेपिंग। क्रिया प्रसूत में प्रत्युत्तरों की नकल की जाती है और निकाला नहीं जाता है, और प्रयोगकर्ता को आकार की यांत्रिकी पर निर्भर रहना पड़ता है। आकार देने की तकनीक में हम इच्छित प्रत्युत्तर के लिए चयनित पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं। क्या कह सकते हैं हम कि आकार देना इच्छित व्यवहार के लगभग सफलता कही जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थ्योरी, क्रिया प्रसूत की शैक्षणिक उपयोगिता। नाउ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अभी हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है, जिसमें हमने आपको बताया कि सक्रिय उत्तर पुनर्बलन का प्रस्तुतिकरण 2 R की प्रवृत्ति, 2 R के बीच समय अंतराल, बहिर्गमन स्वतः आपूर्ति, प्रत्युत्तर का सामान्यीकरण, उत्तर विभिन्न
आयु और बुद्धि, आकार देना। इस प्रकार के 10 विशेषताओं को मैंने चर्चा की। अब मैं क्रिया प्रसूत की शैक्षणिक उपयोगिता के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। नाउ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। शास्त्रीय और क्रिया प्रसूत अनुबंधन दोनों ही शैक्षणिक उपयोगिता इनकी लगभग समान ही होती है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रिया प्रसूत का योगदान शास्त्रीय अनुबंध की शैक्षणिक उपयोगिता के संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए क्रिया प्रसूत की शैक्षणिक उपयोगिता के कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला बिंदु है कॉन्टीन्यूअसली कमिंग नियर द परफेक्शन, दक्षता के सतत रूप से समीप आना। व्यवहार सतत और धीमी प्रक्रिया में शुद्ध और संगठित होना चाहिए। इस प्रक्रिया में पुनर्बलन महत्वपूर्ण निभाता है और जटिल और कठिन कार्य को कुछ छोटे छोटे अंशों में बांटा जाना चाहिए और उसके बाद एक एक करके उन पर दक्षता अर्जित की जानी चाहिए और प्रत्येक अंश की समाप्ति के पश्चात पुनर्बलन का प्रयोग किया जाना चाहिए और पुनर्बलन सकारात्मक होना चाहिए। जब अधिगमकर्ता गलत दिशा में जा रहा हो तो नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज रीइंफोर्समेंट। शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व होता है और यह क्रिया प्रसूत का एक उपहार है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के शिक्षण में पुनर्बलन का प्रयोग करके उपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकता है। वह भी प्रेरणा, संवेग, बुद्धि और ऐसे ही दूसरे कारकों का प्रदर्शन सकारात्मक पुनर्बलन द्वारा कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार छात्र को किसी दिशा में मार्ग निर्देशित कर सकता है। छात्र को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यह पुरस्कार प्रशंसा के शब्दों या वस्तु के रूप में दिया जा सकता है। इसके द्वारा छात्र व्यवहार की पुनरावृत्ति में रुचि लेता है और इस प्रकार व्यवहार दृढ़ हो जाता है। तीसरा बिंदु है अदर लर्निंग्स, अन्य अधिगम। छात्रों की आदतों को क्रिया प्रसूत के द्वारा नियमित किया जा सकता है और बहुगुणी और शब्दों की वर्णमाला को आसानी से सिखा सकते हैं। बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं और उद्दीपन को दुखदायी अनुभव के साथ जोड़ सकते हैं तो अनैच्छिक व्यवहार को विलुप्त किया जा सकता है। अब इस उद्दीपन को खुशी की भावनाओं के साथ पुनः जोड़ा जाता है तो दिमाग से भय दूर हो जाता है। कुछ छात्र विद्यालय आना पसंद नहीं करते और अध्ययन उनके लिए रुचिकर अनुभव नहीं होता है। वे किताबों से एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं और शिक्षकों से डरते हैं। ऐसे छात्रों के मामलों में क्रिया प्रसूत उपयोगी होती है और इसके द्वारा उनके मस्तिष्क में रुचि जागृत की जा सकती है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ पनिशमेंट। कक्षा शिक्षण में दंड के प्रयोग के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के मत में काफ़ी विभिन्नता है, लेकिन वे मनोवैज्ञानिक जो दंड के प्रयोग को उचित मानते हैं वे सीमित मात्रा में दंड के प्रयोग किए जाने के पक्ष में हैं। इस प्रकार से कुछ शिक्षाविदों के अनुसार यदि छात्र को उसकी गलतियों के लिए लगातार दंड दिया जाता है तो गलतियों में कमी हो जाती है, लेकिन दंड दिया जाने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि गलती कितनी गंभीर है। उसके बाद ही दंड की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए। दंड को न्यायोचित और प्रभावकारी बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला बिंदु मैं आपसे चर्चा करता हूँ, छात्र को गलत व्यवहार के प्रदर्शन के तत्काल बाद न्यायोचित दंड दिया जाना चाहिए और गलती और दंड के बीच अधिक समांतराल होने पर दंड की प्रभावकारिता कम हो जाती है। दूसरा बिंदु है, जब छात्र गलती करता है उसे दंड मिलता है, लेकिन दूसरी बार वही गलती करने पर उसे दंड नहीं दिया जाता है और यह अनुपयोगी हो जाता है। तीसरे बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। छात्र पर केवल असंतोषजनक दृष्टि डालना एक प्रकार से दंड है और उसे विद्युतीय आघात देना भी दंड होता है, लेकिन गलती की गहनता को ध्यान में रखकर ही दंड दिया जाना चाहिए। एक छोटी सी गलती के लिए छात्र को दिया गया दंड उसमें व्याकुलता और संवेगात्मक विचलन उत्पन्न करता है। इसका परिणाम स्वरूप बच्चे कुंठा में भी जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आस्था और परंपराएं, बिलीफ्स एंड कस्टम्स। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ये सारे CDP के लेक्चर्स और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लेक्चर्स सी-टेट, UP टेट, हरियाणा टेट, हिमाचल टेट, राजस्थान रीट और किसी भी शैक्षणिक
प्रतियोगिता जहाँ पे शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के एमएड एग्ज़ाम के एंट्रेंसेस में भी शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस ये ध्यान रखिएगा कि एमएड एंट्रेंसेस में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीएड के सिलेबस से होते हैं, और बीएड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये एमएड के भी एंट्रेंस में आपको काफ़ी काम आएगा, और बीए एजुकेशन और एमए एजुकेशन कर रहे छात्रों के लिए भी ये लेक्चर बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। तो कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्पिटेरिया। धन्यवाद।